गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हमने जो कल कॉस्ट अकाउंटिंग का किया था उसमें आई थिंक मेथड से आपको कराना है, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, है ना। इससे ऊपर वाला ये हो चुका था जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे थे, क्वांटिटी और स्टॉक आउट कॉस्ट। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये आपके 7 मेथड्स हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ने हैं, जिससे कि आप इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं इन्वेंट्री शुड नॉट बी मोर और शुड नॉट बी लेस, है ना, कि अगर ज़्यादा होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी और कम होगी तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखिए, फर्स्ट मेथड आता है बजटरी कंट्रोल, बजटरी टेक्निक्स। अब ये जो बजटरी टेक्निक्स है इसमें हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो क्वांटिटी जो परचेज़ करनी है, कि सबसे पहले परचेज़ बजट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू सेल, कि जितना सेल हो रही है, जितनी डिमांड आने की उम्मीद है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाया जाएगा, परचेज़ बजट। और परचेज़ बजट में क्या देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है और कितने वैल्यू की होनी चाहिए, है ना। और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। तो देखो, सेल्स स्टिपुलेटेड एज़ पर सेल्स बजट ऑफ करस्पॉन्डिंग पीरियड, कि आपको लगता है कि इतने की सेल होगी तो उसी के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली प्रोडक्शन किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो परचेज़ किया जाएगा, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि आपको कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो कितना है और आपने लेना कितना है ना। फिर नेचर ऑफ आर्टिकल टू बी परचेज्ड, जब परचेज़ कर रहे हैं वो ड्यूरेबल है या पेरिशेबल है, मतलब वो टिकाऊ है या मतलब जल्दी से ख़राब हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से जो आर्टिकल है वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरह से कुछ बजटरी टेक्निक यूज़ की जाती हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि जो मटेरियल है वो मतलब क्वांटिटी उसकी बिल्कुल सूटेबल हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी कितनी है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर कुछ बजट बनाए जाते हैं, जिसमें सेल्स बजट, परचेज़ बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, वो सब बना के और हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो कंट्रोल हो जाए। अब देखिए, सेकंड मेथड आता है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें कुछ मेथड्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, जिनको कि यूज़ किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला मेथड है ABC, जिसको हम कहते हैं ऑलवेज़ बेस्ट कंट्रोल, है ना। फुल फॉर्म ऑफ ABC इज़ ऑलवेज़ बेस्ट कंट्रोल। अब देखिए, इसमें क्या किया जाता है, 3 कैटेगरी बना दी जाती हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। अब इसमें जो कैटेगरी A है वो तो है हाई कंजम्पशन वैल्यू की, मतलब जो आइटम हम परचेज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो जिस मटेरियल की वैल्यू ज़्यादा है बट क्वांटिटी कम है उसको हम A कैटेगरी में रखते हैं, और जिस मटेरियल की क्वांटिटी और वैल्यू बीच की है, सेंटर की है, उसको हम B कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसकी वैल्यू तो कम है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है, उसको हम कैटेगरी C में रखते हैं। तो हम ये 3 कैटेगरी बना देते हैं, A, B और C। तो A के ऊपर आप कंट्रोल ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, चाहे क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है। B के ऊपर बीच सा कंट्रोल होता है, नॉर्मल सा, और C पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्नीचर बना रहे हैं, तो फर्नीचर में जो वुड है वो ज़्यादा कॉस्टली आएगी, है ना। जो वुड है वो बहुत कॉस्टली आएगी, ऑब्वियसली वो कैटेगरी A में आएगा, है ना। उसके अलावा उसमें सपोज़ कोई मेटल भी लग रहा है, कोई लोहा लग रहा है ना। तो मेटल लग रहा है तो वो मॉडरेट वैल्यू का है, कि अगर उसमें कुछ और सेकंड मटेरियल भी लग रहा है, मेन तो वुड लग रहा है, सेकंड मटेरियल भी कुछ लग रहा है, उसकी वैल्यू बीच की है, तो वो आएगा कैटेगरी B में। और जैसे स्क्रूज़ हैं, पेच हैं, फेविकोल है या ऑयल है, ये यूज़ किया जा रहा है, तो वो तो बहुत ही कम वैल्यू का हो गया, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होगी, स्क्रूज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो वो आएगा कैटेगरी C में। तो इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि हमें अगर इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है तो जिसकी वैल्यू हाई है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिसकी बीच की है उस पर बीच सा ही ध्यान देना होगा, और जिसकी वैल्यू कम है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपकी बुक में एक स्टेटमेंट भी दी हुई है, टेक केयर ऑफ़ पाउंड, पाउंड का ध्यान रखो, पैनी विल टेक केयर ऑफ़ इटसेल्फ, पैनी अपना ध्यान खुद रख लेगी, है ना। अब अगर हम रुपीज़ की बात करें, अपने नोट का ध्यान रखो, जो 500 के या 2000 के हैं, जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं, 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, उसका हम ध्यान नहीं देते, है ना। तो सेम यहाँ पर भी वही लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है। आप देखिए, जैसे इन्होंने एक टेबल में बताया हुआ है ABC कैटेगरी, कि A कैटेगरी में जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो कितना होता है, 5% से 10%, 5 to 10%, बट इसकी जो वैल्यू है वो होती है 70 to 75%। कैटेगरी B में जो क्वांटिटी है मटेरियल की वो होती है 20 to 25%, वैल्यू भी होती है 15 to 20%। कैटेगरी C में जो क्वांटिटी है वो होती है 70 to
75%। तो देखिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन वैल्यू कितनी होती है, ओनली 5 to 10%। तो ABC टेक्निक में इसी चीज़ को देखा जाता है। तो देखो इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले जितनी भी आइटम्स आती हैं उन आइटम्स को आप जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई कर लेते हैं। फिर आप एनुअल यूसेज देखते हैं कि एनुअल यूसेज कितना है हर आइटम का, है ना। एनुअल यूसेज दोनों में ही, मतलब क्वांटिटी में भी और वैल्यू में भी। फिर हर आइटम को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है, A, B और C। फिर उसकी परसेंटेज निकाली जाती है और यूसेज वैल्यू निकाली जाती है। तो ये दीज आर द 4 स्टेप्स। अब देखिए इलस्ट्रेशन 1, इससे क्लियर होगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ABC प्लान आपने फॉलो करना है। कैटेगरी A में अगर जो वैल्यू है वो 4500 एंड अबव है तो वो आपने कैटेगरी A में रखना है। दिस इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल। अगर वैल्यू 2001 से 4499 तक है तो उसको कैटेगरी B में रखना है। और अगर जो वैल्यू है वो 2000 रुपीज़ तक है तो वो कैटेगरी C में रखना है। अब देखिए आइटम्स आर गिवन, आइटम्स ऑफ मटेरियल आर गिवन, यूनिट्स आर गिवन, यूनिट्स आर क्वांटिटी और यूनिट रेट इज़ गिवन। तो आप क्या करोगे, यूनिट्स को यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसमें से अलग करना है। देखिए सॉल्यूशन में 700 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3500। और ये आपने 3 कैटेगरी यहाँ पर लिखनी है जिसमें A कैटेगरी में 4500 एंड अबव है, B में 2001 से 4499 और C में अप टू 2000। तो जैसे जैसे होगा आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। पहला है 7000 इंटू 5 3500। आप देखो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये B में, तो आप इसको B में लिख देंगे। उसके बाद देखो 1100 इंटू 5 5500, ये आएगा कैटेगरी A में। 400 इंटू 12.5, ये आएगा कैटेगरी 5000 हो गया कैटेगरी A में। ऐसे अगला देखो मिनिमम सा अमाउंट है 300, 1000 इंटू 0.3, ये आएगा कैटेगरी C में। ऐसे अगला 3000 कैटेगरी B में। नेक्स्ट है 2400 कैटेगरी जो है वो B में, 3100 B में, 1300 C में, 1400 C में, 4500 A में। अब आप इन तीनों कॉलम का क्या कर लेंगे टोटल, कि A कैटेगरी में जो यूनिट्स हैं वो हो गई 2000, वैल्यू है 15000, B कैटेगरी में 3000 और 12000, C कैटेगरी में 5000 और 3000, है ना। आप देखो नीचे परसेंटेज निकाली हुई है कि परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स है 10000 A में, है ना, और A में यूनिट्स यूज़ हो रही हैं 2000। तो 2000 बाय 10,000 इंटू 100 20% हो गया। B में 3000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 10,000 इंटू 100 30%। C में 5000 इंटू 100 बाय 10,000 50%, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो A में जो क्वांटिटी है यूनिट्स की वो है 20%, B में है 30%, C में है 50%। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें तो देखो A में है 50%, B में है 40%, C में है 10%। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना होगा, ग्रेटेस्ट जो कंट्रोल होगा वो किस पर होगा, A पर। मॉडरेट कंट्रोल होगा B पर क्योंकि 40% तो यहाँ भी है, बट C पर जो क्योंकि इन्वेस्टमेंट ओनली कितना है 10% और क्वांटिटी है 50%, तो इसके ऊपर बहुत लेसर कंट्रोल होगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था ABC, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल मेथड। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है वेद एनालिसिस टेक्निक। वेद एनालिसिस जिसको हम कहते हैं वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, है ना। अब देखो नाम से पता चल रहा है वाइटल कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो मटेरियल जिसके बिना काम चलना ही नहीं है, जिसके बिना आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकती, उसको हम कहते हैं वाइटल, है ना। जैसे ABC था जस्ट लाइक उसी तरीके का ही हो गया वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल। अब वाइटल में वो पार्ट्स आते हैं, जनरली स्पेयर पार्ट्स के लिए यूज़ होता है, वो पार्ट्स आते हैं जिसके बिना विच आर एसेंशियल विदाउट विच द प्रोडक्शन प्रोसेस वुड कम टू स्टैंड स्टिल, रुक जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं वाइटल। एसेंशियल कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो ज़रूरी है, उसके बिना भी काम रुक जाएगा, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो ज़रूरी है। नॉन अवेलेबिलिटी माइट कोज टेम्परेरी लॉस, कि टेम्परेरी लॉस हो जाएगा। थर्ड है डिज़ायरेबल, कि आपकी इच्छा है करवाएं तो भी ठीक है, नहीं कराएंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज पार्ट्स डू नॉट इमीडिएटली कॉजेज अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो जैसे आपने कार परचेज़ की तो उसके ऊपर जो एसेसरीज़ हैं वो एसेसरीज़ आप लगवाएं या ना लगवाएं, वो कैसे होते हैं, डिज़ायरेबल, जिसके बिना भी काम चल जाएगा। तो इसी तरह से वाइटल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी, इमीडिएटली रुक जाएगी। एसेंशियल इमीडिएटली नहीं रुकेगी लेकिन रुकेगी,
है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस। डिज़ायरेबल, जिसके बिना भी काम चल जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये छोटे छोटे सी टेक्निक्स हैं। सबसे पहला है HML। यहाँ पे H स्टैंड फॉर हाई, H मीन्स हाई, और M मीन्स मीडियम, L मीन्स लो यूनिट कॉस्ट, है ना। जो जैसे ABC है ऐसे HML है। HML में H मीन्स हाई, M मीन्स मीडियम, L मीन्स लो, है ना। तो जस्ट लाइक ABC, इसमें भी जो हाई वैल्यू की जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है FSN। F मीन्स फास्ट मूविंग, S मीन्स स्लो मूविंग, और N मीन्स नॉन मूविंग, कि जो मूव करते ही नहीं, है ना। तो ऐसा स्टॉक जो कि गोडाउन से फैक्ट्री की तरफ जो फास्ट मूव करता है, प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है, उसके ऊपर ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा कि उसका स्टॉक ख़त्म ना हो। एक होता है स्लो मूविंग की धीरे धीरे जा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे इशू हो रहे हैं, और एक होता है नॉन मूविंग की इशू नहीं हो रहे, स्टॉक जैसा था वैसे का वैसा रखा ही है। नेक्स्ट देखो SDE। S स्टैंड फॉर स्कार्स आइटम। स्कार्स मतलब विच आर इन शॉर्टेज, शॉर्ट सप्लाई, कि जिसकी सप्लाई बहुत रेयर हो रही है, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। और देखो D क्या है, D स्टैंड फॉर डिफ़िकल्ट आइटम्स, जो मिल तो जाती हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, है ना। और E रिप्रेजेंट ईजीली अवेलेबल आइटम, जो ईजीली मिल जाती हैं। तो ऑब्वियसली जो स्कार्स आइटम है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो डिफ़िकल्ट आइटम है वो भी अरेंज करनी होगी, बट ईजीली अवेलेबल आइटम आप कभी भी परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखो SOS। यहाँ पे SOS क्या है, S मीन्स सीजनल आइटम, और O मीन्स ऑफ सीजनल आइटम, है ना। तो जो सीजनल आइटम है वो आप सीज़न में परचेज़ कर सकते हैं, जो ऑफ सीज़न है वो आप किसी भी टाइम परचेज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि ये बताते हैं कि मटेरियल को आप किस तरह से, इन्वेंट्री को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट थर्ड मेथड है ये, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को मिनिमाइज़ करना, है ना। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को मिनिमाइज़ करने का ये एक टेक्निक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो ये बताता है कि हमारे को वो क्वांटिटी परचेज़ करनी चाहिए जहाँ पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो, और वी कैन से इक्वल हो। अब देखो ये आ चुका है पहले भी, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कि जब भी आपने मटेरियल मंगाना है, जैसे पूरे साल का कंजम्पशन आपका है 10,000 यूनिट्स, तो उस 10,000 को आप इकट्ठा भी परचेज़ कर सकते हो, उसको आप 3 ऑर्डर में, 4 ऑर्डर में भी परचेज़ कर सकते हो। तो जो ऑर्डर करने की कॉस्ट है, जैसे आप 10,000 यूनिट्स को 4 ऑर्डर में परचेज़ कर रहे हैं, तो एक बार ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है, सपोज़ वो 1,000 रुपीज़ है ना। तो 4 बार ऑर्डर करने कितनी होगी, 4,000। तो अगर आप 10,000 यूनिट्स एक बार में मंगा लोगे तो आपको 1,000 खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 4 बार में मंगाओगे तो 4,000 खर्च करने पड़ेंगे। तो दिस कॉस्ट इज़ नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। और एक होती है कैरिंग कॉस्ट, कि आपने 10,000 यूनिट्स मंगा तो ली ताकि 4,000 खर्च ना करना पड़े, 1,000 में काम चल जाए, लेकिन फिर आपको उसको संभाल के रखना होगा, उसको गोडाउन में रखना होगा, उसका इंश्योरेंस कराना होगा, उसके लिए स्टोर कीपर रखना होगा, है ना, अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, तो वो हमारी कहलाती है कैरिंग कॉस्ट। तो EOQ क्या है, EOQ एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा ऑप्टिमम साइज़ है ऑर्डर का, इन विच इट इज़ डिसाइडेड दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी मिनिमम। ये दोनों कम से कम हो, है ना, और वी कैन से दोनों इक्वल हों उस क्वांटिटी को हम मंगाते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर हमारे को यही बताता है कि कितनी क्वांटिटी आपको मंगानी है। तो देखो मैथमेटिकली EOQ is the size of purchase order at which total ordering cost and total carrying cost are equal to each other and total of both is minimum। दोनों का टोटल भी मिनिमम होता है और दोनों इक्वल भी होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज़ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर। कि साइज़ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर को कौन कौन सी बातें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम से कम आए, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वी कैन से जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उसमें सपोज़ वही कहते हैं कि रेट ऑफ रेट जो आपका है वो 100 रुपीज़ है पर 50 किलोग्राम, है ना, और आपने निकाला EOQ के अकॉर्डिंग वो आ रहा है 142 किलोग्राम। तो ऑब्वियसली 150 किलोग्राम का वेट चार्जेस वो ले गए, चाहे आपने 142 मंगाना है, तो फिर 8 किलोग्राम आप क्वांटिटी वैसे ही मंगा लेंगे, कि रेट तो आपको 150 के अकॉर्डिंग ही देना है,
है ना, तो 150 किलोग्राम ही मंगा लिया जाता है। तो एक तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है। सेकंड है बेनिफिट ऑफ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय सप्लायर, कि अगर सप्लायर को डिस्काउंट दे रहा है कि आपका EOQ आ रहा है सपोज़ 150 यूनिट्स और सप्लायर कह रहा है कि 150 यूनिट से ऊपर अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली आप 160 कर लेंगे, है ना। तो ये भी कि अगर कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है सप्लायर, कोई कंसेशन दे रहा है पैकिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर या कोई रिबेट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, तो आप उसका बेनिफिट उठाने के लिए भी EOQ से थोड़ा सा ऊपर या नीचे डिसाइड कर लेते हैं। थर्ड इज़ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। अगर कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है ना, तो EOQ चाहे कितना भी आए, अगर वो बोरो नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है वो गुड्स को परचेज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब हैं पूरे हैं तो फिर वो EOQ का बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ बिज़नेस। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये जो मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं होगा, उसकी शॉर्ट सप्लाई हो जाएगी या प्राइस बढ़ जाएंगे, तो फिर आप EOQ को नहीं देखोगे। आप क्या देखोगे कि मटेरियल शुड बी अवेलेबल, चाहे वो EOQ से ऊपर ही क्यों ना जा रहा हो, है ना। और अगर ऐसा लगता है कि जो मटेरियल है वो ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीली मिलते रहेंगे, है ना, फुल्ली आप अवेलेबल है मार्केट में, तो फिर आप EOQ को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द अजम्पशन। कौन कौन सी बातें हैं, क्या अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं जो EOQ जिसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला कि हम ये मानते हैं कि जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट रेट पर होती है, मतलब जो मटेरियल है कंज्यूम किया जाता है फैक्ट्री के अंदर उसका रेट कैसा है, कांस्टेंट स्टेबल है। एंड कॉस्ट भी कैसी रहती है, स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी है कॉस्ट में कि वो बढ़ती नहीं है और कम भी नहीं होती। एंड लीड टाइम होता है कि फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स डिलीवरी टाइम, है ना, वो फिक्स रहता है। जैसे आज आपने ऑर्डर किया, डिलीवरी हो रही है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, तो वो ऑर्डर का टाइम जो है वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट, मतलब ऑर्डर को जो फुलफ़िल करने में जो टाइम लगता है, मतलब मिनिमम स्टॉक जिस लेवल पर पहुंच गया है ना, उसके बाद इमीडिएटली आपने गुड्स मंगा ली, उसमें जो टाइम लगता है वो भी कैसा है, स्टेबल, है ना। तो ये कुछ अजम्पशन है। और एक है कंटिन्यूस सप्लाई, कि हमेशा जो मटेरियल है वो हमेशा अवेलेबल रहता है, जब आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसको फिक्स्ड लीड टाइम में मंगा सकते हैं। तो दीज आर द अजम्पशंस EOQ की, इसके अकॉर्डिंग आप EOQ निकालते हैं। आप देखिए 3 चीज़ें हैं EOQ में जो हमें निकालनी होती हैं। एक तो एनुअल यूसेज, कि पूरे साल में आपको कितनी कंजम्पशन यूनिट्स की होनी है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कितनी है, और एक कैरिंग कॉस्ट कितनी है। ये 3 चीज़ें आपको पता चल जाती हैं तो आप EOQ निकाल सकते हैं। आप देखिए इसके मेथड्स में पहला आता है टैबुलर मेथड, जो आज हम करेंगे, कि इसमें कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल स्टोरेज कॉस्ट, ये सब निकाल कर EOQ कैसे निकाला जाता है। जैसे बताया था, EOQ एक ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है और इक्वल होती है, दोनों का टोटल मिनिमम होता है। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 1000 स्टील पार्ट्स हैं, जो 70 पर पार्ट आपने जो है वो ऑर्डर करना है। कॉस्ट परचेजिंग की आपको दी हुई है 35 रुपीज़ है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, रेंट टैक्स दिया हुआ है। अब देखो इस टेबल में नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पर ईयर आप एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज़ आप 1 ऑर्डर में मंगाएं, 2 में मंगाएं, 4 में मंगाएं, 8 में मंगाएं, 10 में या 12 में मंगाएं, है ना। तो यूनिट पर ऑर्डर ये आपको दिया हुआ है। अगर आप 1 में मंगाएंगे तो आपको एक बार में 1000 यूनिट मंगानी पड़ेंगी। 2 ऑर्डर में मंगाएंगे तो 500 यूनिट में चल जाएगा। 4 में मंगाएंगे तो 250, 8 में मंगाएंगे तो आप सबको इनको 1000 से डिवाइड करते जाओगे, है ना। और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर आपको दिया हुआ है 35 रुपीज़, है ना। ये एवरेज इन्वेंट्री निकाली हुई है, क्योंकि जो कैरिंग कॉस्ट है वो एवरेज इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग लगती है ना। फिर हम कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे और उसके बाद टोटल कॉस्ट। तो देखो 1000 यूनिट सबसे पहले है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना है 35, एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो गई 500, और कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट कितनी है 7, तो 500 × 7 3500, है ना। ऐसे अगले अगर आप 2 ऑर्डर में मंगाते हैं तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी प्लेसिंग की 70, 35 × 2, और जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी होगी 250 × 7। कैरिंग कॉस्ट को हम एवरेज इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं 1750। ऐसे आप आगे लेंगे। अगर आप 4 ऑर्डर में मंगाते हैं तो आपकी जो प्लेसिंग की ऑर्डर है कॉस्ट है वो कितनी है 140, है ना, और इधर आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट 875। इसी तरीके से आगे आप जाएंगे
मतलब अगर आप 8 ऑर्डर मंगाते हैं तो आपकी जो प्लेसिंग की कॉस्ट है वो 125 हो जाएगी, मतलब सॉरी आपकी जो यूनिट्स है वो 125 हो जाएंगी। तो प्लेस करने की कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई 280, 4 ऑर्डर हो गए ना 35 × 4। और यहाँ पर आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 62.5, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 437। अब नेक्स्ट लेवल देखना, अगर आप 10 ऑर्डर में मंगाते हैं है ना, तो यूनिट कितने हो गए 100, 1000 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट 35 एक ऑर्डर की है तो 10 ऑर्डर की हो जाएगी 350। एवरेज इन्वेंट्री 100 डिवाइडेड बाय 250 और कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है 7, तो 50 × 7 350। तो अब यहाँ पर देखो इस लेवल पर आपकी कैरिंग कॉस्ट 350 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 350 है और मिनिमम आपका है 700। तो आप पूरी टेबल में देखो यही सबसे मिनिमम कॉस्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा EOQ। तो इसको यहाँ तक पढ़ के रखना। ये तो हमने किया टेबल के थ्रू, कल हम लेंगे इसके फॉर्मूले के थ्रू कि EOQ कैसे निकाला जाता है।